जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। फेज वन, द रूल ऑफ कंपनी। यहां पे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में रूल करती है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे रेगुलेट करता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट एक कंपनी को, कि ये कंपनी कैसे रूल करेगी, वो हम देखते हैं। बेसिकली इसका स्टार्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है और कंप्लीट कंपनी का रूल जो है आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। साथ ही जो सेकंड पार्ट है जिसमें ये डिवाइड रहता है वो ये है कि क्रोन कैसे रूल करता है, कि जब भी भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हुई, एक तो कंपनी ने कैसे रूल किया, दूसरा क्रोन ने कैसे रूल किया। जब कंपनी ने रूल किया तो उस वक्त ब्रिटेन की पार्लियामेंट पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, वहीं जब क्रोन ने रूल किया तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात हुई, क्योंकि दोनों अलग आइडेंटिटी हैं, दोनों के काम करने के तरीके एकदम में एक तरफ थे। एक जगह जहां पे कंपनी ने रूल किया तो वो कॉलोनियलिज्म कहलाता है, वहां जहां पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने या फिर क्रोन ने रूल किया तो उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। सो हियर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू see a complete detail video on colonialism, जहां पे हम कंपनी रूल को इन डिटेल देखेंगे और समय बचता है तो फिर हम लोग क्रोन रूल पे भी चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया, जहां पे मैंने एक स्टोरी, एक बेस आपको बता करके दिया कि कैसे एडवेंट होता है यूरोपियंस का, ब्रिटिशर्स का, वो भारत कैसे आते हैं और कैसे एक जो है प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया जाता है या खाने की थाली सजाई जाती है कि वो आगे रूल करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा में, और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज में। जी हां, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस साल मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूईटी पीजी की तैयारी कराऊंगा और वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और साथ में फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम में जैसे ही आप जुड़ेंगे वहां पे मैं आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, इसकी पीडीएफ भी वहां पे आपको मिलेगी, इसलिए वहां पे जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करते हैं और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई आपको डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप डाउन करें, और आज से क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, जब भी हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश रूल को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक कंपनी रूल, जब कंपनी ने भारत में रूल किया 1773 से आप 1858 तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक रिवॉल्ट नहीं हुआ था तब तक कंपनी ने क्या किया, रूल किया। जैसे ही रिवॉल्ट होता है 1857 का, क्रोन समझ जाता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट समझ जाता है कि अब रूल करना ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है और ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल नहीं कर सकती। सो लेट अस रूल इन इंडिया, एक ऐसा देश जो कि ब्रिटेन से भी बड़ा है एरिया के मामले में। तो सोचो, ब्रिटेन से भी बड़े एरिया को ब्रिटेन वाले रूल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम क्रोन रूल देखते हैं 1858 से 1947 तक, तो लगभग 200 साल या फिर यूं कहें 190 साल तक ये भारत पे रूल करने वाले हैं। तो यहां से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे इसका पूरा इंपैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब समझो सबसे पहले कि अभी तक सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है। अभी तक दो फेजेस चल रहे हैं। एक पार्लियामेंट है, किसकी पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ठीक है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट एक अलग आइडेंटिटी है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है। इंडिया पे रूल करने में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रॉयल चार्टर दिया, ठीक है, रॉयल चार्टर दिया, आदेश दिया, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो क्रोन के जो है बेसिकली नॉमिनल अंडर ही आता है, लेकिन नामांतर के अंदर आता है। तो क्रोन ने क्या किया, रॉयल चार्टर दिया, पार्लियामेंट कहना गलत होगा, तो क्रोन ने रॉयल चार्टर दिया कि भैया आप जाइए, आदेश दिया, नियम कानून दिया। और क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ा है, वो बस आदमी को औरत, औरत को आदमी नहीं बदल सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट। तो यहां पे क्रोन ने रॉयल चार्टर दिया, वो रूल कर रहे थे। लेकिन यहां पे मामला जो है 1773 से पहले, जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बताया कि जब बंगाल क्राइसिस हुआ लगभग 70% आबादी की डेथ हो जाती है फैमिन में, और साथ ही साथ या वहां के जो वर्कर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत रिच होते जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं तो बहुत एकदम रईसी वाला जीवन जीते हैं,
और साथ ही साथ ये लोन की अप्लाई करते हैं। तो एक जो है पैराडॉक्स या फिर यूं कहें एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन रहता है कि कैसे कंपनी लॉस में जा रही है लेकिन वहां के ऑफिशियल्स जो है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। इसीलिए इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आता है सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन कंपनी काम कैसे कर रही होती है? कंपनी कुछ इस तरह से काम कर रही होती है। क्रोन ने रॉयल चार्टर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? 24 लोगों के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 24 लोग मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे। मतलब कि क्या? मतलब कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, जो कि मैड्रास, बंगाल एंड बॉम्बे तीनों का जो है गवर्नर कहलाता था। गवर्नर कहलाता था, ठीक है, ठीक है। तीनों इंडिपेंडेंट थे, तीनों का अपना लेजिस्लेट करने का तरीका था, अपना कानून था कि हम अपने से करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या बदलाव किया? रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा कि काम ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इसने क्या क्या बदलाव किए? दो तरह से देखेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग दो फेजेस में देखेंगे और दो तरह से भी देखेंगे कि एक कंपनी में इसने क्या बदलाव किया और एक इंडिया में इसने क्या बदलाव किया, ठीक है। तो विद इन द कंपनी, ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहां पे अब्रॉड में, और इंडिया में क्या इसने बदलाव किया, ठीक। तो कंपनी में इसने क्या कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, नाउ दे विल रिपोर्ट their civil, revenue and military matters to British Parliament, ठीक है, कि आप तो अब सबसे पहले अपना सारा मैटर जो है वो क्या करेंगे, आप हमारे यहां, और खास करके सिविल और रेवेन्यू मैटर्स आप हमारे पार्लियामेंट में रिपोर्ट करेंगे कि क्या वहां के सिविल हालात हैं, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, आप में कर्ज कितना है, लोन क्या है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ये कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में बस इतना बदलाव किया गया और कुछ चेंज नहीं किया गया। यहां पे बदलाव गया क्या क्या किया गया कि सबसे पहले जो गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब नाम देखो क्या है, बड़ा नाम है, गवर्नर था बंगाल का, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और वैरन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। साथ ही साथ जो गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास के जो थे, उनको क्या किया गया, उनको अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लाया गया। कि जो मद्रास और हमारा जो मद्रास हुआ और साथ ही साथ जो बॉम्बे हुआ, उसके जो गवर्नर हैं वो क्या करेंगे, वो अब बेसिकली आ जाएंगे अंडर में, ठीक है। ये हमारा चेंज लाया गया। अब इसके बाद और भी चेंजेस लाए गए। साथ ही साथ यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए है, बस कि जो वहां के लोग हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके ऊपर अगर कोई केस होता है तो उसके लिए है। और इस सुप्रीम कोर्ट में जो इसके जुरिस्डिक्शन में ये गवर्नर जनरल भी आएंगे, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, यूरोपियंस हैं, सारे इसमें, यूरोपियंस बेसिकली ब्रिटिशर्स इसके जुरिस्डिक्शन में आएंगे। उन पे भी अगर कोई केस चलेगा तो ये डील अप करेंगे, ठीक है। इसमें 1+3 चला गया, ठीक है। 1+3 का मतलब है कि एक जो है चीफ जस्टिस रहेगा, ठीक है, 3 जो है वो जज रहेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा
कि पहला जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। ठीक है, चलो आप क्या बताइएगा, मैं ही बता देता हूं, इलीजा इम्पे नाम था। ठीक है, इलीजा इम्पे जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है, इलीजा इम्पे, यही स्पेलिंग है। ठीक है, वो बेसिकली इम्पे वाई आएगा। तो ये बेसिकली क्या थे, ये चीफ जस्टिस बनते हैं। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इलीजा इम्पे थे। ठीक है, 3 जज थे, ये बने। साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव क्या किया गया, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इनको 4 लोगों की काउंसिल दी गई। अब देखिएगा यही काउंसिल कैसे भारत में एक एग्जीक्यूटिव का काम आगे बढ़ेगी, ये काउंसिल आगे कैसे बड़ी होगी ये देखिएगा। तो गवर्नर जनरल जो है ये प्लस 4 लोग मिलकर के पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का डिसीजन है ये 4 लोग मिलकर के रहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, 4 1 5 लोग, इसमें दिक्कत पता है क्या हो रही थी, ये जो 4 की काउंसिल है ना, ये गवर्नर जनरल को काम नहीं करने दे रही थी। ठीक है, ये ज्यादातर 3 लोग एक साथ हो जाते थे और 2 लोग ऐसे, और गवर्नर जनरल के पास गवर्नर जनरल होकर के भी इसके पास ओवरराइडिंग पावर नहीं थी। ठीक है, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था इसके पास नो ओवरराइडिंग पावर। ठीक है, इनके पास कोई भी ओवरराइडिंग पावर था ही नहीं। अब यहां पे दिक्कत बहुत सारी आ रही थी। देखो जब तक दिक्कत नहीं रहेगी नया नियम कानून नहीं आएगा। अगर रेगुलेटिंग एक्ट आया तो दिक्कत थी कुछ ना कुछ तभी तो आया, अगर चीजें स्मूथ चलेंगी तो कोई बदलाव होगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत यहां पे थी, दिक्कत क्या क्या थी ये मैं आपको इंसर्कल कर लेता हूं। ठीक, सबसे पहली दिक्कत ये थी कि ये जो काउंसिल है 4 लोगों की, ये गवर्नर जनरल को काम नहीं करने दे रही थी, कि क्योंकि इसके पास ओवरराइडिंग पावर नहीं था, कास्टिंग वोट नहीं था, ये लोग 2-2 के भी डिसीजन पे चलते थे और ये उसके पक्ष में भी दे देता था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो ये 4 लोगों की काउंसिल इसको दिक्कत कर रही थी। साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था ना, ये भी इसके नाक में दम कर दिया था। कोई भी करप्शन का केस हो, ये केस हो, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के ऊपर लगा देना, या फिर उसके जो इंप्लॉइज हैं उसके ऊपर लगा देना। तो ये बहुत सारी दिक्कत परेशानियां खड़ी कर रहा था। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद एक छोटा सा एक्ट आता है, द अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, छोटा सा एक्ट है। यहां पे क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को हटा दिया गया कि भैया ये और इनकी काउंसिल, इनके जो लोग हैं, ठीक है, इनके जो इंप्लॉइज हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम बेसिकली हटा देते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल को वहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा किया। दूसरा यहां पे क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप रेवेन्यू मैटर को नहीं देखेंगे, जो करप्शन के केसेस रेवेन्यू मैटर से आ रहे हैं आप नहीं देखेंगे, ये आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, तो ये वाली दिक्कत परेशानी सॉल्व हो गई। लेकिन जब दिक्कत परेशानी सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं था, तो फिर अगला अमेंडमेंट आना ही नहीं चाहिए था, अगली चीज आनी ही नहीं चाहिए थी। अगली फिर एक नई नियम कानून या फिर कहें नए तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक नया चीज आता है। क्या आता है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट भी कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं कि उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम पिट्स था। ठीक है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, उनका नाम पिट्स था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन भी बनने की प्रोबेबिलिटी है, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, 1784 में आता है। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये क्या बदलाव लेकर के आता है, ये कहता है कि जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। ठीक है, काम करने का जो तरीका है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ा चेंजेस करते हैं। ठीक है, कहां कहां चेंजेस करेंगे, एक तो इंटरनल मैटर पे करेंगे। ठीक है, इंटरनल मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करने का तरीका है उसमें चेंज करेंगे, और एक इंडिया में भी जो काम करने का तरीका है उसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या चेंजेस करने की इन्होंने बात की।
सबसे पहले इंटरनल मैटर्स में इन्होंने कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके काम को अलग करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 लोगों की टीम है, ये बस कॉमर्शियल फंक्शन करेंगे, मतलब कि जो ट्रेड वगैरह का काम है वो आप कीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा काम ये नहीं करेंगे। वहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एक नई टीम बनाई गई, ठीक है, और ये जो टीम बनाई गई वो 8 लोगों की टीम बनाई गई, 6+2, ठीक है, 6 लोग आपके नॉमिनेटेड थे, 2 लोग कैबिनेट से आते थे, तो 6+2 की बोर्ड ऑफ कंट्रोल की टीम बनाई गई। इनको कहा गया कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स को देखिएगा, क्या कीजिएगा, आप पॉलिटिकल अफेयर्स को आप जो है देखेंगे। यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 मेंबर की टीम को कहा गया कि भैया आप बस कॉमर्शियल फंक्शन देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, 1773 का जो एक्ट है, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन रिकॉग्नाइज्ड, या फिर पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू फंक्शंस, कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू फंक्शन को, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया, पॉलिटिकल एंड रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन, कि भैया हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अब 2 फंक्शन हो चुका है, पॉलिटिकल भी और आपका रेवेन्यू वाला मैटर भी, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विच एक्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, सो 1773 एक्ट ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज, क्योंकि अगर नहीं रिकॉग्नाइज किया रहता तो ऐसे चेंजेस नहीं किए जाते, ठीक है। अब रेवेन्यू मैटर्स को बेसिकली कहा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग तरीके से चेंज करेंगे। आपको मैंने बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल थी इंडिया में, उसमें बदलाव किया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब 3 लोगों की काउंसिल दी गई कि भैया चल अब तुम्हें 3 लोगों की काउंसिल, एक लोग जो तुम्हारे नाक में दम कर रहे थे, ठीक है, वो हम हटा दे रहे हैं और उनको 3 लोगों की काउंसिल दी जा रही। तो अब जो 5 लोग कर रहे थे वहां पे 3 लोग ही रहेंगे। साथ ही साथ इनको अब थोड़ा बहुत ओवरराइडिंग का पावर मिला, पूरी तरह से ओवरराइडिंग नहीं, थोड़ा बहुत ओवरराइडिंग का, ऑन पेपर तो वो भी नहीं मिला, ठीक है। और अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो सबसे सुपीरियर है, उसके बाद गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ये बदलाव किया गया, उससे ज्यादा नहीं किया गया। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बदलाव की गई, ठीक है, एक फर्स्ट टाइम जो है उस पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने इंडिया को लिखा ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने दिखाया कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा जब भी ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये रिकॉग्नाइज उन्होंने किया कि भैया ये जो मेंशन किया पहली बार कि जो इंडिया है वहां पे रूल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही कर रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया इन्होंने किया। अब ये 1784 में किया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बेसिकली वो बनने वाले थे भारत के या फिर गवर्नर जनरल जो है बंगाल के बनने वाले थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम 86 में, ठीक है, 1786 में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बेसिकली बनने वाले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने 2 शर्त रखी। पहला इन्होंने क्या शर्त रखा, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें भैया ओवरराइडिंग पावर काउंसिल में दे दीजिए और मैं मिलिट्री का कमांडर इन चीफ बनूंगा, ठीक है। क्या है, एक तो हमें ओवरराइडिंग पावर दो गवर्नर जनरल को, और साथ ही हमें जो है कमांडर इन चीफ बनाओ, कमांडर इन चीफ बनाओ। अब यहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि यहां तक क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो वार, पीस, ठीक है, ये सब का जो परमिशन बिना लिए नहीं डिक्लेयर कर सकता था, ठीक है, वो उसके पास शक्ति नहीं थी। ये कहता कि हमें ओवरऑल जो हमें ओवरराइडिंग पोजीशन लाइए काउंसिल से, कि काउंसिल अगर
अगर 1+3 पे भी चल रही है गवर्नर जनरल और 3 पे है और तीनों एक पक्ष में भी है और गवर्नर जनरल अकेले है, तो गवर्नर जनरल इनके 3 लोगों के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकता है। ये पोजीशन मेरे पास ला करके दीजिए। और ये जो है 1986 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बनते हैं तो उनको कहा जाता है कि ठीक है भैया हम आपको ये दे देंगे। और इसीलिए जब चार्टर एक्ट 1793 का आता है तो उसमें ये बदलाव किए जाते हैं। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। तो ये भी एक बदलाव यहां पे किया जाता है। क्या बदलाव यहां पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में किया जाता है? कहता है कि अच्छा देखो एक और चीज, यहां पे चार्टर एक्ट है, एक था रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना, पिट्स इंडिया एक्ट बना, वो भी रेगुलेट ही करने के लिए बना। यहां पे चार्टर जो रॉयल चार्टर दिया गया था ना 1600 में, उसमें बदलाव किया गया। ठीक है, अब देखो जब डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के नाम पे रहता है। तो यहां पे रॉयल चार्टर में बेसिकली क्या किया गया, बदलाव किया गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो बदलाव किया गया उसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इसको ओवरराइडिंग पावर मिल गया, ओवरराइडिंग पावर मिल गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, अब ये जो है इंडियन रेवेन्यू से पे होंगे, इंडियन रेवेन्यू से पे होंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहीं पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या ला जाता है, रेवेन्यू में परमानेंट सिस्टम्स लेकर के आ जाते हैं। क्या? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्या है, ठीक है, होमवर्क मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसका अनदर नेम क्या है, ठीक है। फिर रेओटवारी सिस्टम जो है ये कब लाया जाता है और कौन लेकर के आता है, मत सोचिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। और महलवारी सिस्टम ये भी कौन और कब लेकर के आता है, ठीक है। एक आपको बंगाल में आता है, एक नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो अलग अलग 3-3 जगहों पे सिस्टम आते हैं। तो ये चार्टर में बदलाव किए गए, ठीक है, और कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं 1813, ठीक है, जो 1800 का 13 में भी चार्टर में बदलाव किए गए। तो चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बदलाव किया गया। बेसिकली जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो धीरे धीरे पावर को और सेंट्रलाइज कर रहा था। सबसे पहले उसने क्या किया, एंडेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड इन इंडिया ट्रेड इन टी, ट्रेड इन टी, ठीक है, कि भैया टी के साथ जो ट्रेड है उसकी मोनोपोली रही और चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली बस ईस्ट इंडिया कंपनी को रही। बाकी फिर बाकी प्लेयर्स को भी, बाकी कंपनियों को भी दिया गया ताकि वहां से भी मिले, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा यहां पे गेम खेला गया जो कि क्वेश्चन आता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। परमिशन मिला, ठीक है, परमिशन कहें या फिर कहें ऑन मिशन भेजा गया, किसको, क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया ऑन ड्यूटी कि आप जाइए और आप स्प्रेड कीजिए रिलीजन को। अब इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी आपको भेज सकता है, ठीक है। बेसिकली वो तो ये नहीं लिखेगा कि रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, वो लिखेगा प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। वो मैं स्प्रेड लिख दिया, आप यहां पे लिख लीजिए प्रमोशन ऑफ
रिलीजन, ठीक है, कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। अब ये व्हाइट्समैन बर्डन बन रहा है कि भैया आपका जो रिलीजन है वो बताया जाएगा कि आपका जो कल्चर है दैट इज नॉट गुड। वी विल शो यू व्हाट द कल्चर इज, वी विल शो यू व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन इज। अब देखिएगा धीरे धीरे मैकॉलेज जो मिशन है वो स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भी यहीं से होता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ वेस्टर्न, स्टार्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, स्टार्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन का भी स्टार्टिंग यहीं से होता है 1813 के, ठीक। फिर आता है 1833 का एक्ट, इंपॉर्टेंट है, द चार्टर, ठीक है। क्या है? द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक्ट ऑफ 1833। अब देखो धीरे धीरे हम लोग 1833 में चल गए, ठीक है। 1833 में रोटवारी और महलवारी दोनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम आया, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, ठीक है। 1833 याद रखना, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जो मोनोपोली थी ट्रेड इन टी विथ इंडिया एंड ट्रेड विथ चाइना, वो भी मोनोपोली खत्म हो गई। एंडेड मोनोपोली टू ट्रेड विथ इंडिया विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी विथ इंडिया। अब आओ प्राइवेट प्लेयर्स को लाओ, अब इस गेम में प्रॉफिट ही लेना है, रिसोर्स ही लेना है, अब मजे लेते हैं, ठीक है। बाकी हम चीज को क्या करते हैं, बाकी चीजों को खत्म कर देते हैं। उसके साथ साथ जो है ये क्या है, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, वारेन हेस्टिंग, और यहां पे विलियम बेंटिक जो है पहले बने, ठीक है। विलियम बेंटिक, ठीक है। स्पेलिंग में अगर थोड़ा मिस्टेक होगा तो भाई अपना देख लेना, ये नहीं कि स्पेलिंग नहीं आता, ये होता है, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलो विलियम बेंटिंग साहब बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट कि ये एक तो मोनोपोली खत्म किया गया, ऊपर से विलियम बेंटिंग साहब बने, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, उसको एक और नाम दिया गया, ठीक है। आपको पता जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 6+2 मेंबर का, इसका जो प्रेसिडेंट था उसको नया नाम दिया गया मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर, मंत्रिमंडल दे दिया गया। चलो बेटा कि भैया इंडिया के मामले की तुम मिनिस्टर कहलाओगे, मंत्री कहलाओगे, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे जो बंगाल और मद्रास थे उनको कंप्लीटली बंगाल के अंडर ला दिया गया। क्यों? क्योंकि जो मद्रास एंड बॉम्बे, बंगाल नहीं बॉम्बे, लॉस्ट इट्स लेजिस्लेचर, कि वो अपने लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव पावर है, वो उनकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन और द मैकॉलेज लॉ कमीशन, यहां पे किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन, कानून बनाने के लिए कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। मैकॉलेज कमीशन भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, मैकॉलेज कमीशन भी, लॉर्ड मैकॉले उसको चेयर करते हैं, ठीक है। तो मैकॉलेज भी कमीशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर, ठीक है, ए नहीं होगा, मैकॉले, ठीक है, MACULAY, मैकॉले,
ठीक है, मैकॉलेज कमीशन भी हम लोग कहते हैं, उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक चीज चार्टर आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, आखिरी चार्टर रहता है, उसके बाद क्रोन रूल आता है। जो चार्टर एक्ट आता है वो बेसिकली जो वर्किंग है यहां पे उसको तो बदल देता है। कहता है एक तो एग्जीक्यूटिव हो गया वर्किंग, एग्जीक्यूटिव वर्किंग कैसे हो गया, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है प्लस 3 लोगों की ये जो टीम है ये एग्जीक्यूटिव हो गई, प्लस ये जो लॉ कमीशन है इसको परमानेंट लॉ मेकिंग बॉडी बना करके इसको लेजिस्लेटिव फंक्शन कर देता है कि भैया कानून ये बनाएंगे, आपका काम अब कुछ नहीं है। तो चेंजेस क्या क्या किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए। ठीक है, अगर हम लोग एक जगह पे लिखें, ठीक है, तो 1773, ठीक है, 1773 आया, उसके बाद 1784 आया, उसके बाद आप देखें तो 1793 आया, ठीक है, 1813 आया, 1833 आया, उसके बाद 1853 आता है। ये चेंजेस लाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, सबसे पहले 73 में क्या किया गया, आपको पता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आया 1+3, ठीक है, इल्जा इम्पे जो है, इलिजा इम्पे आप कह सकते हैं उनको, इलिजा इम्पे को सबसे पहला व्यक्ति वो था जिसको जज बनाया गया, ठीक है, 3+1। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 1+4 के साथ, मतलब कि एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 लोग मिलकर के इनकी अपनी एग्जीक्यूटिव रहेगी। ठीक है, उसके साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड रेवेन्यू मैटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किया गया। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे को अंडर लाया गया। ठीक है, और रिपोर्टिंग ऑफ, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ किसका रिपोर्टिंग था, रिपोर्टिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू पार्लियामेंट, किसको, पार्लियामेंट में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये चेंजेस लाए गए। ठीक है, अब 1784 की अगर हम लोग बात करें कि 1784 में ये क्या चेंजेस लेकर के आए, आपको पता है कि जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल था उसको, ये गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो थी बंगाल की, तो 1+4 चल रही थी, इसको 1+3 कर दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ और बहुत सारे चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, यहां पे आपको पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया, 6+2 के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आया। ठीक है, और इसमें कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर को चेंज किया गया, कॉमर्शियल फंक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स जो है वो पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। ठीक है, ये चेंजेस 1784 के किए गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1793 में तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, 18 में, ठीक है, 13 में आपको पता है मिशनरीज जो है उनको भेजा गया, मिशनरीज को भेजा गया। मोनोपोली बस टी, मतलब कि मोनोपोली बस टी एंड चाइना के साथ रह गई। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पे आप देखें तो मोनोपोली एंड कर दिया गया। ठीक है, और मेजर चेंजेस किए गए कहां पे, और यहां पे, हाँ, यहां पे लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया।
ठीक है। 33 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, विलियम बेंटिक बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आप ये चार्ट बना लीजिएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। अब हम लोग चलते हैं पीपीटी पे। ठीक है, पीपीटी के हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस वगैरह किए गए। ठीक है, कल हम लोग क्रोन रूल देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि इसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को पहली बार इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। एंड इट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यहां से सेंट्रलाइजेशन होते गया। ठीक है, कि पहले तो रिपोर्ट करना है, फिर मोनोपोली खत्म किया, तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होते गया। वैरन हेस्टिंग और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई इस एक्ट में, जो कि वन वाज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, जो कि अपॉइंट कंपनी के द्वारा किया जाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट लॉर्ड वैरन हेस्टिंग बने गवर्नर जनरल ऑफ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोविंस बंगाल ही था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 था जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करता था, 4+4 मतलब कि जीजीबी प्लस 4 लोग थे। ठीक है, मेड प्रेसिडेंसी ऑफ मैड्रास एंड बॉम्बे सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता 1774 में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है। प्राइवेट ट्रेड ऑफ सर्वेंट्स एंड ब्राइब्स प्रेजेंट्स फ्रॉम नेटिव्स प्रोहिबिटेड, कि अब भैया आप गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन सिविल रेवेन्यू एंड मिलिट्री मैटर्स, तो मैंने जो आपको बताया कि सिविल रेवेन्यू मिलिट्री मैटर्स पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली पार्लियामेंट को। 1781 का एक अमेंडमेंट एक्ट आया कि रेगुलेट कर दिया, रेटिफाइड डिफेक्ट जो थी उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से उसने जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल उसको बाहर कर दिया। सोशल एंड रिलीजियस यूसेज ऑफ सब्जेक्ट वाज टू बी ऑनर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के सोशल और रिलीजियस जो सब्जेक्ट है उसको ऑनर्ड किया गया। ठीक, फीचर्स क्या थे, एग्जेम्प्टेड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 का, एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल ऑफिशियल कैपेसिटी, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ऑफिशियल कैपेसिटी एंड रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया इन पे करप्शन के इतने चार्जेस लग जाते थे, इसलिए इनको सबसे पहले एग्जेम्प्ट करो क्योंकि काम नहीं ये कर पा रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर पर्सनल लॉज, हिंदू अंडर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम अंडर मोहम्मदन लॉ, कि हिंदू को हिंदू लॉ के अंतर्गत और मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, ये मतलब कोडिफिकेशन भी यहां पे स्टार्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। ठीक है, कि उनके पास पूरे जो इनहैबिटेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ के पूरे इनहैबिटेंट को 1781 से है, 1773 में बस ब्रिटिशर्स को, अब यहाँ पे सबको। ठीक है, अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स टू लाई विद द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट सुप्रीम कोर्ट, की प्रोविंशियल कोर्ट के जो लोग हैं वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के अंतर्गत आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। 84 में क्या बदलाव किया गया, कंपनीज टेरिटरी फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है, कंपनी की टेरिटरी को सबसे पहले ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में अफेयर को लेकर के एकदम बहुत बड़ी अथॉरिटी दी गई। कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन खत्म किया जाता है। गवर्नर काउंसिल के 3 मेंबर जो है इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ रख दिया जाता है कि भैया आप कमांडर इन चीफ भी आप रहेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी टू मैनेज कमर्शियल अफेयर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो न्यू बॉडी बनी वो पॉलिटिकल अफेयर को देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज ऑल सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सारे सिविल रेवेन्यू और पॉलिटिकल अफेयर को देखेगी। जनरल प्रोहिबिशन वाज रिप्लेस्ड ऑन एग्रेसिव वॉर्स एंड टेरिटरीज, ठीक है, कि जो जनरल प्रोहिबिशंस थे वो लगाए गए कि भैया लड़ाई झगड़ा आप ज्यादातर नहीं करना है, शांति से हमें करना है। 1786 में एक्ट में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल, ठीक है, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। 2 चीज का डिमांड किए कि पावर ओवरराइडिंग का दे दीजिए, कमांडर इन चीफ यही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ठीक है, एक्ट वाज इनेक्टेड एंड बोथ द प्रोविजंस, ठीक है, एक्ट लाया गया, दोनों चीजें मान ली गई 86 में। 1793 में क्या किया गया कि फर्स्ट डिमांड जो कॉर्नवालिस का था, ठीक है, उसको मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद रॉयल अप्रूवल मेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ, की वो गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ रहेगा। इंपॉर्टेंट है कब से, 1793 से, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 1786 से, जी नहीं 1793 से। उसके बाद
माल अदालत जो है वो खत्म किए जाते हैं। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ कंपनी डिबार्डेड फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन सीन एज रेजिग्नेशन, कि सीनियर जो मेंबर हैं बिना रेजिग्नेशन से इंडिया नहीं भाग सकते हैं, इन्हीं के पैसा रुपए लेकर निपट लिए, ठीक है। गिव गवर्नर जनरल मोर कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज, गवर्नर जनरल को बॉम्बे इस पे ज्यादा प्रेसिडेंसीज में पावर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली का जो है 20 साल के लिए और एक्सटेंड, हर 20 साल में ये कानून आता था, ठीक है। तो ये क्या करता था, अब 2013 1813 में फिर आएगा, फिर 33 में आएगा कि जो 20-20 साल के लिए ये राइट्स जो है वो एक्सटेंड कर दिए जाते थे, ठीक है। कमांडर इन चीफ नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस अपॉइंटमेंट, कि कमांडर इन चीफ के तौर पे ये काउंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे जब तक अपॉइंट न किया जाए, ठीक है। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट है कि इंडियन रेवेन्यू से ये पेड किए जाएंगे, ठीक है। लाइसेंस वगैरह के लिए कि अब भैया आपको लाइसेंस वगैरह लेना, कि लाइसेंस ऑफ ट्रेड टू इंडिविजुअल एंड इट्स ओन एम्प्लॉय टू ट्रेड इन इंडिया पेव्ड द वे ऑफ शिपमेंट टू ऑफ ओपीएम टू चाइना, ठीक है। कि अब भैया आप बाकी जगह पे भी पैसे वैसे लेकर के ट्रेड वगैरह करना की इच्छा वगैरह है तो कर सकते हो, ठीक है। 1813 का क्या है, बिजनेस इंटरेस्टेड इन ब्रिटेन प्रेस्ड एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली, कंपनी मोनोपोली खत्म करने के लिए बात किया गया। लेजर्स फेयर गवर्नमेंट कंटिन्यूड सिस्टम ऑफ नेपोलियन यूरोपियन पोर्ट्स वर क्लोज्ड फॉर ब्रिटेन, ठीक है। बेसिकली कहा गया कि भैया अब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेड मोनोपोली है वो कंप्लीटली खत्म करो, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये 1813 की बात हो गई है, तो ट्रेड मोनोपोली अब धीरे धीरे खत्म करने की बात होती है और खत्म हो जाता है, ठीक है। बस चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली रहता है, टी विथ इंडिया, ठीक है। इट वॉज एम्ड फॉर रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, ब्रिटेन की बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये बना था, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली इंडिया ट्रेड ओपन ऑल ब्रिटिश मर्चेंट, सारे ब्रिटिश मर्चेंट के लिए हो गया, बस टी को छोड़ करके। मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी में जो है और चाइना में उसकी 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई, बाकी हर जगह बाकी लोग भी आ सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया गया, ठीक है, कि ताकि भारत के लोगों को इनलाइट किया जाए, भारत के लोगों को ये लोग इनलाइट करेंगे, अच्छी बात है। 1 लाख रुपया एवरी ईयर प्रमोशन ऑन इंकरेजमेंट ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग नेटिव्स, की 1 लाख रुपए डेली हर साल दिया जाएगा भारत में एजुकेशन बढ़ाने के लिए, बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। अथोराइज्ड लोकल गवर्नमेंट टू इंप्रूव टैक्सेस इन पर्सनल, ठीक है, टैक्स को और इंप्रूव करने के लिए लोकल गवर्नमेंट में बात किया गया। 33 में क्या है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटीज ओवर द इंटायर टेरिटरी, ठीक है। गवर्नर ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटायर टेरिटरी है उस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का हक होगा। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इक्वल्स टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इक्वल्स टू फॉर विलियम बेंटिंग, मैंने आपको बताया। ऑल सिविल एंड मिलिट्री मैटर्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इंपॉर्टेंस लास्ट चार्टर 1853 का क्या है कि सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा यहां पे देखो और भी बचा है ना, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे डिप्राइव्ड ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर उनकी खत्म हो गई। लॉ मिनिस्टर एडेड गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, लॉ मेकिंग के लिए एडवाइस करने के लिए लॉ मिनिस्टर को ऐड किया गया, उन्हीं को अगले एक्ट में लॉ लेजिस्लेटिव पावर बना दिया जाएगा, लॉ कमीशन बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसको मैकॉलेज लॉ भी कहते हैं। इंडियन लॉ को कोडिफाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भारत के लॉ को कोडिफाई करना यहां से ऑन पेपर स्टार्ट हुआ। लॉज वर मेड, प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशंस, ठीक है, जो पुराने लॉज बने थे उनको रेगुलेशन कहा गया कि वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 53 का लास्ट चार्टर सेपरेट फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, काउंसिल का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया। एग्जीक्यूट करना अलग है, लेजिस्लेट करना अलग है। लेजिस्लेट लॉ करेगा, जो लॉ कमीशन था वही आगे बनकर और लेजिस्लेचर बनता है आगे पार्लियामेंट, और कमीशन जो गवर्नमेंट है वो अलग रहेगी, ठीक है। For legislative purpose, 6 new members were added, legislative councillors. These councillors were called Indian Central Legislative Council. Function as mini parliament legislation for the first time became a specialized function. कि अब जो है 6 मेंबर आते हैं, मतलब कि अब कैसे काम कर रहा है देखिए, तो पार्लियामेंट वो दो तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, दो तरह से है, ठीक है। ये काम करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसके पास 2 बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एक नई बॉडी बन गई लेजिस्लेचर। इस लेजिस्लेचर के पास 6 लोग हैं और जो वो लेजिस्लेट करेंगे, ठीक है। और इसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसी को कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यही जो है मिनी पार्लियामेंट भी कहलाई, मिनी पार्लियामेंट। आखिरी में ये लोग फुलझड़ी छोड़ देते हैं, ठीक है, मिनी पार्लियामेंट ये कहलाती है, ठीक है।
इंट्रोड्यूस्ड ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम फॉर द सिविल सर्वेंट कंपनीज पैट्रोनॉज, ठीक है। लॉ मेंबर बिकम फुल मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, लॉ मेंबर को फुल मेंबरशिप दे दिया गया। एक्सटेंडेड कंपनीज रूल विदाउट मेंशनिंग द पीरियड, कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया। अब इस बार 20 साल 30 साल 40 साल नहीं मेंशन किया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ the 6 legislative members, 4 to be nominated by whom? 4 to be nominated by provincial government, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो 6 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो 6 लोग हैं इसमें 4+2 रहेगा। 4 जो है लोकल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनसे लोकल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेंगे, याद है, इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक। चलो आगे क्रोन रूल। अब क्रोन रूल हम लोग कल करेंगे, कल बेसिकली क्रोन रूल करेंगे और यहां से हमारा खत्म हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थोड़ा हमारा लंबा चलेगा एंड दिस वे, क्योंकि मैं आपका आधे घंटे की क्लास ले रहा हूं, तो ये इसी तरह हम लोग चलेगा। फिर उसके बाद बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, ये सारी चीजें चलेंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, विल मीट वंस अगेन टुमारो। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये फ्री सीरीज हमेशा चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।